हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडी। आज है 18 फरवरी और आज की डेट में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना। देन हम डल लेक के बारे में देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट के बारे में देखेंगे। देन हम असम राइफल्स के बारे में देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। इसके साथ ही हम देखेंगे ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग के बारे में। और लास्ट में हम देखेंगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में। हाल ही में डीआरडीओ और सीएसआईआर के मध्य कुछ समझौते हुए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। With reference to the NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम, consider the following statements. यहाँ पर जो एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ मैंडेटरी स्कीम फॉर ऑल एग्जिस्टिंग नेशनल पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर्स। एंड सेकेंड, partial withdrawals of the subscriber's own contribution are allowed for medical expenses. And third, the scheme is currently being implemented as a pilot project under the PFRDA's regulatory sandbox. यहाँ पर आपको बताना है कि एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम जो हाल ही में चर्चा में रही है, इससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट, जबकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये कोई मैंडेटरी स्कीम नहीं है, ये एक वॉलेंटरी इनिशिएटिव है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। द एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम इज अ वॉलेंटरी इनिशिएटिव, नॉट मैंडेटरी. So it is designed to integrate healthcare financing with retirement planning, and subscribers are permitted to make partial withdrawals of up to 25% of their own contributions to cover outpatient and inpatient medical expenses. So notably, there is no cap on the number of withdrawals provided a minimum corpus of 50,000 has been reached. इसके साथ ही पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो इट हैज लॉन्च्ड दिस अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अंडर इट्स रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क. So this allows for controlled testing of the scheme's technological and operational feasibility before a national rollout. और ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य है टू रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर विच इज अ मेजर कॉज ऑफ मेडिकल impoverishment in India. So it also includes a critical illness protection feature where a subscriber can exit prematurely with a 100% lump sum if a single treatment cost exceeds 70% of the corpus. हाल ही में पीएफआरडीए ने इस स्कीम को एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Dal Lake in Srinagar, consider the following statements. यहाँ पर जो श्रीनगर में स्थित डल झील है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ टेक्टोनिक ग्लेशियल लेक दैट फॉर्म्स part of the Jhelum river system through controlled outflows. And second statement is the lake is divided into four distinct basins जो कि है गगरीबल, लोकुदल, then बोरदल और नागिन. The Rad refers to the iconic houseboats that served as the primary residence for the lake dwellers. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है जो
डल झील है जो कि श्रीनगर में स्थित है। इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो राड टर्म है ये हाउस बोट्स के लिए नहीं यूज किया जाता, ये होता है फ्लोटिंग गार्डन्स के लिए। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। Dal Lake is a complex urban wetland and it was formed by tectonic and glacial processes in Himalayan basin and is hydrologically connected to the Jhelum river. So it receives water from mountain streams and drains into the Jhelum through controlled channels. And this lake is not a single open body of water, but it is divided by the causeways into four basins, जो कि आपने देखा है गगरीबल, लोकुटदल, बोटदल और नागिन। So this compartmentalization affects water circulation and ecological health. RAD does not refers to houseboats, it refers to the floating gardens used for vegetable cultivation. So these are unique agricultural mats made of mated vegetation and soil. While houseboats and sikaras are famous features of the lake, they are distinct from the RAD system. सो अभी हाल ही में ये जो लेक है ये चर्चा में रही बिकॉज द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज सेल्ड 416.72 crore rupees for Dal Lake restoration, and it is proposed that in situ conservation strategies are allowing dwellers to remain within the lake ecosystem. So ये जो लेक है ये सराउंडेड है बाय द पीर पंजाल माउंटेन्स और इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर श्रीनगर ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो इसकी जो एरिया है वो है अबाउट 18 टू 22 स्क्वायर किलोमीटर एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल लेक्स एंड ऑल्सो नोन एज द लेक ऑफ फ्लावर्स। इसके साथ ही बात करें तो आपने देखा ये जो डल लेक है इट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर द फ्लोटिंग मार्केट वेयर वेंडर्स हैव देयर ओन शिकारास जिनको हम वुडन बोट्स कहते हैं और इससे वो जो टूरिस्ट्स होते हैं उनको अप्रोच करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In February 2026, the Ministry of Defense signed a contract with the Hindustan Aeronautics Limited for the procurement of how many Dornier 228 aircraft for the Indian Navy. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फरवरी 2026 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं 6, 10, 8 या फिर 12। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो टोटल 8 ये जो एयरक्राफ्ट है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इसके लिए समझौता हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आप देख सकते हैं The Ministry of Defense signed a contract with the Hindustan Aeronautics Limited for the procurement of 8 Dornier 228 aircraft for the Indian Navy. Procurement category की बात करें तो the contract falls under the buy category emphasizing the government's commitment to आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पर अगर हम बाय कैटेगरी की बात करें तो इट रिफर्स टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम एन इंडियन वेंडर विच मे बी डिजाइंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनसली विद अ मिनिमम ऑफ 50% इंडिजिनस कंटेंट। सो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बाय कैटेगरी में रखते हैं।
इसके साथ ही मैन्युफैक्चरर की बात करें तो द एयरक्राफ्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एट इट्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन इन कानपुर। इस एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल रोल की अगर हम बात करें तो इट इज हाईली वर्सेटाइल मल्टीपर्पज लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यूज्ड बाय द नेवी फॉर मैरीटाइम सर्वेलांस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस एंड कम्युनिकेशन ड्यूटीज। इसके साथ ही इसके और फीचर की बात करें तो दीज अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट विल बी इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स, glass cockpits and advanced maritime patrol radars to enhance the Navy's capability in the Indian Ocean region। सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 8 डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which paramilitary force recently planned to induct Tangkhul Hui and Kombi breeds to reduce dependence on foreign dog breeds? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस अर्धसैनिक बल ने हाल ही में विदेशी नस्लों के जो कुत्ते हैं उन पर निर्भरता कम करने के लिए तांगखुल हुई और कोम्बोई नस्लों को शामिल करने की योजना बनाई है। ये जो ब्रीड्स हैं तांगखुल हुई और कोम्बी, ये इंडियन ब्रीड्स हैं। आपको बताना है कि किस अर्धसैनिक बल ने ये योजना बनाया है कि अब इनको शामिल किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस या फिर सशस्त्र सीमा बल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो हाल ही में ये योजना बनाया है असम राइफल्स ने। आप देख सकते हैं असम राइफल्स इज प्लानिंग टू इंडक्ट टू इंडिजिनस डॉग ब्रीड्स Tangkul Hui from Manipur and Kombi from Tamil Nadu to reduce long-term dependence on foreign breeds। असम राइफल्स की बात करें तो इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑपरेट्स द असम राइफल्स डॉग ट्रेनिंग सेंटर एट जोरहाट फॉर ट्रेनिंग सर्विस डॉग्स। Tangkul Hui is a rare indigenous breed from Ukhrul district, Manipur, traditionally reared by the Tungkul community for hunting। कोम्बोई की बात करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोलीगर डॉग एंड इट इज एन इंडिजिनस गार्ड ब्रीड फ्रॉम द थीनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु नेम्ड आफ्टर कोम्बी टाउन। सो आपने देखा कि असम राइफल्स इंडिया की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है विद अ रिच हिस्ट्री डेटिंग बैक टू इट्स फॉर्मेशन इन 1835। So, Assam Rifles is known for its role in maintaining peace in the northeastern region of India and it operates under the Ministry of Home Affairs। इसके साथ ही आपने देखा कि इसको जो फॉर्म किया गया था ये किया गया था 1935 में। बाद में 1917 में इसको रीनेम करके असम राइफल्स किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the position of India in the Stanford University's 2025 Global Artificial Intelligence Vibrancy Ranking? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की जो 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग है उसमें भारत की स्थिति क्या है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ग्लोबल आर्टिफिशियल वाइब्रेंसी रैंकिंग में जो भारत की रैंक है वो है थर्ड।
आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया रैंक्स थर्ड इन द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग. Data infrastructure, entrepreneurship, and demography are identified as the key drivers for AI adoption in India. And according to the Stanford Global AI Index report, AI skill penetration in India is 2.5 times higher than the global average across similar occupations. So, as per the National Association of Software and Service Companies, NASSCOM, AI adoption index 87% of enterprises in India are actively using AI solutions. So the government states that India is among the first group of AI ready nations progressing across applications, models, chips, infrastructure and energy layers. So आपने देखा कि जो ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग है उसमें भारत की रैंक है थर्ड, फर्स्ट प्लेस पर है यूनाइटेड स्टेट्स और सेकंड प्लेस पर है चाइना. इसके साथ ही अगर इंडिया की जो रैंकिंग है उसके हम की फैक्टर्स की बात करें तो वो की फैक्टर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट पूल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन. ग्लोबल वाइब्रेंसी इंडेक्स की बात करें तो द एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल वाइब्रेंसी इंडेक्स जिसको डेवलप किया जाता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा. And it measures national progress and diversity in AI using 42 indicators across 8 pillars. तो आप ध्यान रखेंगे ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग में जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो हैं यूएसए, चाइना और इंडिया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. With which organization did the Defense Research and Development Organization partner in February 2026 to launch a joint research initiative focusing on high altitude survival and advanced medical technologies for soldiers? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने फरवरी 2026 में सैनिकों के लिए उच्च ऊंचाई पर जीवित रहने और उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित एक संयुक्त अनुसंधान पहल शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शंस हैं इसरो, एम्स, आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो ये समझौता हुआ है बिटवीन डीआरडीओ एंड सीएसआईआर. आप देख सकते हैं The Defense Research and Development Organization and the Council of Scientific and Industrial Research have signed a memorandum of understanding for a joint research initiative. और ये जो एमओयू है इसका ऑब्जेक्टिव है द पार्टनरशिप फोकसेस ऑन हाई एल्टीट्यूड सर्वाइवल एड्रेसिंग हेल्थ चैलेंजेस फेस्ड बाय सोल्जर्स स्टेशन्ड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स लाइक सियाचिन एंड ईस्टर्न लद्दाख. सो रिसर्च एरियाज की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन, हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड साइकोलॉजिकल मॉनिटरिंग डिवाइसेस. इसके साथ ही इस इनिशिएटिव में अगर हम कोलैबोरेटिंग विंग्स की बात करें तो द इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स डीआरडीओ's लाइफ साइंसेज लेबोरेटरीज एंड वेरियस सीएसआईआर इंस्टीट्यूट्स वर्किंग ऑन बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर. सो ये जो कोलैबोरेशन है इट एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड इक्विपमेंट फॉर द एक्सट्रीम क्लाइमेट सर्वाइवल. इसके साथ ही सीएसआईआर की बात करें
तो ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का एंड CSIR हैज अ पैन इंडिया प्रेजेंस एंड हैज अ डायनेमिक नेटवर्क ऑफ 37 नेशनल लेबोरेटरीज 39 आउटरीच सेंटर्स एंड 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड 5 यूनिट्स। और CSIR को स्टैब्लिश किया गया था 1942 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इसकी फंडिंग की बात करें तो CSIR इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट ऑपरेट्स एज एन ऑटोनोमस बॉडी थ्रू द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।